नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली डिफेंस अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना में अब गुलामी के निशान को खत्म किया जा रहा है और अब वर्दी तो बदलेगी, साथ ही रेजिमेंटों के नए नाम भी होंगे। अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा कि भारतीय नौसेना को एक नया झंडा मिला है, जिस पर से अंग्रेजों की हुकूमत के निशान रेड क्रॉस को हटा दिया गया। अब इस बात की चर्चाएं भी काफी तेज हो गई हैं कि भारतीय सेना में जारी उन सभी जो गुलामी के निशान हैं, उन्हें भी खत्म किया जाए, जो हमें आज भी अंग्रेजी शासन की याद दिलाती है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय सेना की वर्दी समारोह के साथ साथ रेजिमेंटों और इमारतों के नाम भी बदले हुए दिखेंगे। बता दें कि एक बैठक में भारतीय सेना में जो चले आ रहे रीति रिवाज हैं, पुरानी प्रथाएं और जो नीतियां हैं, उनकी समीक्षा होगी। और ये जो समीक्षा बैठक होगी, उसके एजेंडे नोट में पुराने और जो अप्रभावी प्रथाएं हैं, उन्हें हटाया जाएगा। खबरें तो ये भी आ रही है कि फिलहाल ये बात साफ है कि नहीं, जिसके तहत कंधे के चारों ओर की रस्सी रहेगी या नहीं। इसके अलावा रेजिमेंटों के नाम पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिख, गोरखा, जाट, पंजाब, डोगरा, राजपूत, गढ़वाल, असम जैसी जो इन्फेंट्री रेजिमेंटों के नाम है, वो अंग्रेजों के द्वारा ही रखा गया था। और पिछले साल एक जो ज्वाइंट कमांडो का सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों में सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और रीति रिवाजों के स्वदेशीकरण पर जोर दिया था। उन्होंने तीनों सेनाओं को उन प्रणालियों और प्रथाओं से छुटकारा पाने की सलाह दी थी जिनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। बता दें कि देश में आज भी कई इमारतें, सड़कें और पार्कों के नाम ब्रिटिश कमांडरों के नाम पर है। आने वाले समय में आपको ये सभी नाम बदले मिलेंगे। और दोस्तों, समय की मांग भी यही है, क्योंकि जिस गुलामी की बेड़ियों ने हमारे देश को जकड़ के रखा था, भले ही हमें आजादी मिल गई, लेकिन गुलामी की जो ये निशानियां हैं, इन्हें भी हटा दिया जाएगा। बहुत अच्छा प्रस्ताव है भारत सरकार के द्वारा। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना 2047 तक पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगी, जिसके तहत जहाज, पनडुब्बियां, फाइटर जेट्स और अनमैन्ड सिस्टम और उनके स्पेयर पार्ट्स, इसके अलावा हथियारों का उत्पादन भी इसमें शामिल है। यही नहीं, भारतीय नौसेना के प्रमुख ने कहा कि इस वक्त भारतीय नौसेना के पास पर्याप्त मात्रा में स्पेयर्स का स्टॉक है, और जिसकी वजह से भारतीय नौसेना के जो जहाज हैं और फाइटर जेट्स हैं, उनकी तैनाती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और भारतीय नौसेना लोकल इंडस्ट्री से भी बातचीत कर रही है स्पेयर्स को लेकर। हालांकि दोस्तों, 2047 एक काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय नौसेना को 10 से 15 सालों का लक्ष्य रखना चाहिए। इतने आगे का लक्ष्य रखने का मतलब आप समझ रहे हैं, काफी देर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना को दी गई सैकड़ों बुलेट प्रूफ जैकेट्स में भारी मात्रा में चीनी सामग्री पाई गई है, और इसके बाद अब रक्षा मंत्रालय काफी सख्त हो गया। और रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर ये जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें कह दिया है कि अब उन्हें मैंडेटरी सर्टिफाई करना होगा कि वे किसी चीनी कंपनी से कोई डील नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नया टेंडर जारी किया है 746 बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, और इसके लिए भी एक सख्त क्लॉज रखा गया है, जिसके तहत ये जो इंडियन वेंडर्स हैं, उन्हें अपने सर्टिफिकेट्स जमा कराने होंगे, जिसमें कि ये बात बतानी होगी कि वो जो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल है, उसे चाइना से इंपोर्ट नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, इजरायली एल्बिट सिस्टम ने इस बात की घोषणा की है कि उन्हें $76 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत वे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ट्रेनिंग क्षमता को प्रदान करेंगे। और उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट किसी इंडो पैसिफिक एयरफोर्स से मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एल्बिट सिस्टम एक कटिंग एज सॉल्यूशन देगा उस देश की वायुसेना को, खासकर की मल्टी थ्रेट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरबॉर्निंग ट्रेनिंग का, जो कि वास्तविक सिनेरियो में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की ट्रेनिंग मुहैया कराएगी। कहा जा रहा है कि यह कॉन्ट्रैक्ट 2 सालों का होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि LNT को लेकर आ रही है। लार्सन एंड टूब्रो अब अपने फ्यूचरिस्टिक हाई परफॉर्मेंस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को प्रदर्शित करेगा आने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 में। बता दें कि ये जो नया VTOL UAV है, उसमें एक नया हाईली इफेक्टिव इंजन होगा, जो कि अपनी जबरदस्त वेट टू पावर रेशियो के साथ होगा, ताकि ये एक्सट्रीम एल्टीट्यूड यानी करीबन 5500 मीटर में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो फिक्स्ड विंग टैक्टिकल UAV को भी प्रदर्शित करेगा, जो कि शॉर्ट रेंज टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के साथ होगा। इसका मैक्सिमम पेलोड क्षमता 140 किलोग्राम की होगी। इसका एंड्योरेंस टाइम 11 घंटे का होगा, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड होगी, और सर्विस सीलिंग 25,000 फीट होगी। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स डिफेंस इंडस्ट्रीज में कदम रखती हैं और नए नए इनोवेशन के साथ साथ तेजी से काम भी करती हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। भारतीय नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है डीप समर्ज रेस्क्यू वेसल मदरशिप और सबमरीन सपोर्ट शिप के लिए, और इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तहत 4 साल की लीज पर इसे लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो शिप है, इसका जो डेक कैरियर है वो 570 स्क्वायर
मीटर का होना जरूरी है। साथ ही इसका 30 दिन या फिर उससे ज्यादा का इंड्योरेंस होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 6 महीने के अंदर इसे भारतीय नौसेना को देना होगा। बता दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस वेसल की मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का जो भी जिम्मा होगा वो बिडर का होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि डीआरडीओ से आ रही है। डीआरडीओ की व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक नया ब्लास्ट रेजिस्टेंस कंपोजिट कैबिन बनाना शुरू किया है, जिसका इस्तेमाल 155 मिलीमीटर ATAGS माउंटेड गन सिस्टम में किया जाएगा। दोस्तों, ATAGS माउंटेड गन सिस्टम, इसका वजन 35 टन का होगा, जिसमें कि ट्रक का वजन भी शामिल है और इसे रेगिस्तान, समतल और हाई एल्टीट्यूड यानी कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी डिप्लॉय किया जा सकेगा। भारतीय सेना को इस वक्त करीबन 814 माउंटेड गन सिस्टम की जरूरत है। सेना चाहती है कि कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री का इनमें इस्तेमाल हो। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि डिफेंस एक्सपो 2022 को लेकर आ रही है। दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो अब अपना एक नया 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को प्रदर्शित करने जा रहा है। बता दें कि इसमें ATAGM 30 मिलीमीटर की गन जो कि 7.62 मिलीमीटर कॉक्सेल मशीन गन के साथ होगी। साथ ही इसमें स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी होगा। आपको बता दें कि ये एक एम्बीफियस व्हीकल होगा जो अलग अलग टेरेन जैसे कि डेजर्ट, माउंटेन और अर्बन टेरेन में भी ऑपरेट किया जा सकेगा। लार्सन एंड टुब्रो ने कहा कि उनका 8x8 आर्मर्ड व्हीकल एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म होगा, जिसका इस्तेमाल दूसरे वेरिएंट्स को बनाने के लिए भी किया जाएगा, जैसे कि आर्म प्रोटेक्शन कैरियर और आर्मर कमांड पोस्ट कैरियर के लिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि मिस्र को लेकर आ रही है। आपको मालूम है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिन की मिस्र की यात्रा पूरी की है, जिसके बाद एक खबरें आ रही है कि इजिप्ट भारत से 70 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद करेगा। लेकिन अब इजिप्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत के आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम पर अपनी गहरी रुचि व्यक्त करता है और ये जो आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम है ये 30 किलोमीटर की रेंज में जो हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और सबसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। दोस्तों, अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है तुर्की को लेकर। हमेशा से दोस्तों तुर्की भारत का विरोध करता आया है और खास करके कश्मीर मुद्दे को लेकर वो भारत को यूएन में खींचता रहता है। लेकिन इस बार एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र आम महासभा में कश्मीर पर बयान दिया, लेकिन इस बार उनकी भाषा में एक बदलाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि काफी दुख की बात है कि 75 साल के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच मजबूत शांति और स्थिरता का माहौल नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में शांति और सौहार्द का माहौल देखने को मिलेगा। अब उनकी इस टिप्पणी से ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो लीग से हटकर कश्मीर पर एक नई रणनीति को अपना सकते हैं। लेकिन कश्मीर पर हमेशा आक्रामक रहने वाले और हर समय पाकिस्तान के साथ खड़े रहने वाले एर्दोगन को अचानक क्या हुआ, क्यों उनके सुर में नरमी दिखाई देने लगी है। हालांकि दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि उज्बेकिस्तान की समरकंद में एर्दोगन ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। हालांकि मुलाकात करने का अनुरोध भी तुर्की की तरफ से आया था। अब वजह क्या है ये भी जान लो तुर्की के नरम होने की। तुर्की आपको मालूम है पाकिस्तान का एक करीबी साथी है और उसका दोस्त भी है। तुर्की के इस सुलझे हुए रुख की वजह है कि उसके पड़ोसी साइप्रस और ग्रीस, जिनके कड़वे बोल हमेशा एर्दोगन को परेशान करते हैं, इन दोनों ही देशों के रिश्ते तुर्की के साथ कई मुद्दों पर अच्छे नहीं है। साथ ही भारत ने भी उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की के एक तरफा सैन्य अभियान को लेकर चिंता जताई। इसके अलावा साइप्रस पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का सम्मान करने के लिए भी कहा गया। जब एर्दोगन ने कश्मीर का जिक्र छेड़ा तो कुछ समय के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की के समकक्ष के साथ मुलाकात की और इस मीटिंग में भी साइप्रस का जिक्र किया गया। भारत हमेशा से ही इस मसले को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत सुलझाने पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको मालूम है कि ग्रीस और तुर्की दोनों नाटो के सदस्य हैं और पिछले दिनों इन दोनों के बीच में काफी तनाव बढ़ गया था और भारत ने तुर्की की इन दो कमजोरियों पर, या यूं कहें कि तुर्की की सबसे कमजोर नसों को दबा दिया है, जिससे तुर्की की आवाज बदली बदली सी नजर आ रही है। दोस्तों, अगली अपडेट भी इसरो से आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया। इससे रॉकेट के प्रक्षेपण की नई तकनीक का रास्ता साफ हो गया है और आपको बता दें कि भावी प्रक्षेपण यानों के लिए नया प्रपल्जन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रपल्जन कॉम्प्लेक्स में 30 किलोन्यूटन हाइब्रिड मोटर का परीक्षण किया। इस हाइब्रिड मोटर में हाइड्रोसिकल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन का ईंधन के रूप में और तरल ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसरो ने कहा कि हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण हो गया है। मोटर का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। इससे आगामी लॉन्च व्हीकलों के लिए नई प्रपल्जन प्रणाली का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। अगली अपडेट इसरो से आ रही है। दोस्तों, सैटेलाइट संचार कंपनी वनवेव ने 36 सैटेलाइट्स को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहुंचाया है। यहां से इन्हें GSLV Mark 3 के जरिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाना है। तेज गति वाली इंटरनेट सुविधा देने के लिए इनका प्रक्षेपण किया जा रहा है। प्रक्षेपण के लिए वनवेव ने इसरो की शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की सेवा ली है।
कंपनी की ओर से कहा गया है कि इस प्रक्षेपण के साथ वनवेव पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रथम पीढ़ी के यानी कि फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट के समूह का 70% लक्ष्य पूरा कर लेगी। वो दुनिया भर में तेज गति वाले इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। ये कंपनी का 14वां प्रक्षेपण होगा। वनवेव ने कहा कि इस साल एक और प्रक्षेपण किया जाएगा, जबकि सैटेलाइट के समूह को पूरा करने के लिए अगले साल की शुरुआत में 3 प्रक्षेपण किए जाने का लक्ष्य है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।